हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MHI 10, जो कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू एम हिस्ट्री से कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने अगर MHI 10 ले रखा है जो कि आपका अर्बनाइजेशन इन इंडिया है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम पूरा कम्प्लीटली एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं MHI 10 में कि अगर यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आखिरकार MHI 10 को किस तरीके से कवर अप करें एंड टाइम पर भी अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हमें किस तरीके से अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए, बिना वीडियो को स्किप करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MHI 10, इसके अंदर आपको आपके इंडियन हिस्ट्री यानी एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न के अर्बनाइजेशन को कवर अप करना है, ठीक है। और अगर हम MHI 10 में देखते हैं तो इसके अंदर आपको टोटल कितने यूनिट्स करने होते हैं? यूनिट 40। तो आपको समझ सकते हो कि यूनिट 40, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यूनिट 40। और MHI 10 आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर रिपीट होते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको उस तरीके से कैसे अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आप इतने कम टाइम में इसको कवर अप करना है, सारा कुछ मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को और देखते हैं कि MHI 10 में हमें किस तरीके से अपने कम समय में अपने चीज़ों को कवर अप करना है। तो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जब भी मैंने आपको क्या बताया कि एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ये हमारे पास तीन है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपका जो एंशियंट वाला पार्ट है वो आपको यूनिट 1 से लेके 16 जो यूनिट्स है आपके बुक के अंदर, उसमें आपको एंशियंट के शहरीकरण के बारे में बताना है। यानी एंशियंट के समय पर उस समय का अर्बनाइजेशन कैसा था, वो सब कुछ एंशियंट के पार्ट में यूनिट 1 to 16 यूनिट तक है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हर ब्लॉक से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कहीं से कुछ भी आता है, बहुत ही कम है कि हाँ इस क्वेश्चन से ज़्यादा रिपीट होता है। इस MHI 10 में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम सारी चीज़ें को कवर अप करना ही पड़ेगा। और वहीं अगर मैं आपके मेडिएवल के पार्ट करूँ तो यहाँ पर 17 से यूनिट 27 जो आपका पार्ट है, उसमें हमें मेडिएवल यानी मध्यकालीन का शहरीकरण के बारे में आपको बताना है। और लास्ट के यूनिट 28 से 40 यूनिट की अगर हम बात करें तो वो आपका मॉडर्न है, यानी आधुनिक भारत के ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि कम टाइम में सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते, तो आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मतलब पहले आप लोग क्या करो, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 दिन का ही हमारे पास समय। तो आपको क्या करना है, एंशंट वाला पार्ट देख रहे हो जो यूनिट 1 से 16 है, आज की मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपको जाना है और इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यूनिट 1 से 16 अगर आपने ये एंशंट वाला पार्ट भी कवर कर लिया, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सारा कुछ याद करके ही जाना है बिल्कुल, कि हर क्वेश्चन यानी जो 20 मार्क का क्वेश्चन है वो आपने 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, तो पूरे 5 पेजेस की याद करोगे आंसर बैठकर, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको हर एक चीज़ किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो 1 से लेके 16 अभी के अभी आपको ये कवर अप करना है, एंशियंट के अर्बनाइजेशन को, ठीक है। अगर आपने एंशियंट के 1 to 16 यूनिट भी कंप्लीट कर लिया ना, तो आप अपने एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन ईजिली से अटैम्प्ट कर पाओगे। यानी आपको एग्ज़ाम में कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, अगर आपने एंशियंट के 1 से 16 तक टॉपिक को कवर अप कर लिया, ठीक है, तो आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो कोई छोटी बात तो नहीं है। जून आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, सबके पास होगा, और नहीं तो हमारे चैनल में है ऑलरेडी, आप वहाँ से देखो। कम से कम 2-3 पेपर एनालिसिस कर लो और उसमें देखो कि एंशियंट से कितने क्वेश्चन आए हैं, मेडिएवल से कितने आए। अगर आप लोग सब कुछ पढ़ने में लग जाओगे तो एग्ज़ाम तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंशियंट पढ़ना अभी के अभी। तो अगर आपने एंशियंट को अच्छे से कवर कर लिया तो आप लोग क्या कर सकते हो, 3 क्वेश्चन 10 में से आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। चॉइस आपके ऊपर है, हमें एग्जाम में वैसे भी सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये एंशियंट की बात है, अभी हम सबको पढ़ेंगे लेकिन आगे देखते हैं। देखो, रही बात मेडिएवल में और मॉडर्न में,
तो यहाँ पर मेडिएवल में हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 10 यूनिट्स है, 17 से 27 तक। इसमें हम देख सकते हैं तो हमारे पास 12 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट मेडिएवल में स्ट्रॉन्ग है तो वो मेडिएवल कर सकता है, जो स्टूडेंट मॉडर्न में स्ट्रॉन्ग है वो मॉडर्न को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बाकी के जो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो आप इस सेक्शन से कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप इस तरीके से भी करके जा सकते हो कि ये 10 यूनिट में से 5 यूनिट इसमें से प्रिपेयर कर लो और 12 में से 6 यूनिट जो है इसमें से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो दिसंबर 2023 के वीडियो मेरी चेकआउट करोगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि MHI 10 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से यूनिट से रिपीट होता हुआ आ रहा है, तो उसको देख लेना है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेडिएवल के कुछ सेक्शन भी हमने कर लिए और मॉडर्न के भी कर लिए। अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड है। तो देखो 6 टॉपिक भी करोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा हमें। तो एक क्वेश्चन मान लो आपने मॉडर्न का कर लिया, एक मेडिएवल का कर लिया, समझ रहे हो आप। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ ही पढ़ के जाओ, ठीक है। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि एंशिएंट को आपको पूरे 16 यूनिट ही कवर करना है, इसका भी हाफ करके जा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने एंशिएंट मेडिएवल भी कर लिया तो भी आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, या फिर एंशिएंट मॉडर्न भी कर लिया तो भी कर लोगे। मतलब यहाँ पर मैंने आपको पूरे यूनिट को डिवाइड करके बता दिया कि कौन से पार्ट में कितने यूनिट्स में एंशिएंट है, फिर मेडिएवल है, मॉडर्न। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो आपका क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है और उस पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि आप मेडिएवल का देखोगे तो मेडिएवल में देखो आपको क्या करना है, मुगल्स के बारे में और आपके दिल्ली सल्तनत के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। इसको ज़रूर कवर अप करके जाओ, यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से क्या आएगा कुछ नहीं पता। देखो टोटल 12 यूनिट्स है, आपकी चॉइस है, जो इजी लगे उसको पढ़ के चले जाओ। वो क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो स्किप कर दो। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, उस पर आपको फोकस करना है। टाइम कम है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सबको यही प्रेशर है। तो आगे अगर वो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं और सेकंड ईयर में MHI 10 लेने की सोच रहे हैं तो वो पहले से प्रिपेयर रहें, क्योंकि ये इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर आपको इसको कवर करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो MHI 8 भी चूज़ कर सकते हो, उसमें इतना सिलेबस नहीं है। सबको बस वो देख कर इतना टफ लगता है, लेकिन कुछ टफ नहीं है। वैसे टफ तो ये भी नहीं है, बट यही बात है कि MHI 10 में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो पूरे 40 यूनिट्स हैं और यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आता है। MHI 8 में ये है, 9 में है कि कम से कम क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, टॉपिक रिपीट तो होते हैं। तो ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो वीडियो अभी देख रहे हो और सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है, तो एडवाइस कर रही हूँ 10 तभी लेना अगर प्रिपेयर हो तो उसको पहले से पढ़ के रखना, तभी आप इस MHI 10 को कर पाओगे। एंड टाइम में तो आपको प्रॉब्लम ही आएगी। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एंशिएंट के पार्ट को भी पढ़ना है, जो चीज़ समझ आ रही है। देखो इतना कुछ टफ नहीं है अगर आप देखोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपना फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक देखोगे तो सेकंड ब्लॉक जो है आपका, फर्स्ट ब्लॉक में तो चलो अर्बन हिस्ट्री क्या होती है आपकी, ठीक है, पूरा शहरीकरण का इतिहास बताना है आपको, एंशिएंट सिटी के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ब्लॉक में ना एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न सिटी आपको सब मिलेगी। मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड यूनिट रिपीट होता है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन थर्ड और फोर्थ से भी आ सकता है। लेकिन अभी तक मैंने जो हमारे पूरे 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं तो उसमें मैंने क्या देखा है कि आपका जो फर्स्ट ब्लॉक का है जिसमें हमें कितने यूनिट देखने को मिलते हैं, ब्लॉक फर्स्ट से लेकर के ब्लॉक 4, इसमें सबसे ज़्यादा जो है चैप्टर 1 से मिल जाएगा और चैप्टर 2। लेकिन 3 और 4 से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, बट ये है 1 और 2 रिपीट ज़्यादातर हो जाते हैं, वरना 3 और 4 भी आता है। ऐसा नहीं है कि 3 और 4 नहीं आएगा, लेकिन हमें उसके लिए इसको पढ़ के तो जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि किस में क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखो अगर मैंने आपको बता दिया ना, दिल्ली सल्तनत मेडिएवल वाला सेक्शन कर रहे हो तो मुगल और दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, इनको पढ़ के चले जाओ। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, बाकी एक एक अगर मॉडर्न का मिल जाएगा तो आप उसको कर लोगे। और एंशिएंट पे मैं सजेशन दूंगी ज़्यादा फोकस करके जाओ, क्योंकि एंशिएंट करके जाओगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे। 3 कम नहीं होते, ठीक है। तो 3 नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि 2 तो कर लोगे, तो एंशिएंट से 2 कर लोगे, मेडिएवल से कर लोगे, मॉडर्न से कर लोगे, तो इतना आप कवर कर लोगे कि 5 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही लो।
वरना मैंने आपको अभी क्या बताया, पूरे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो और अभी आपको नज़र आ जाएगा एंशियंट हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन तो आते हैं कि आप आराम से 3 क्वेश्चन कर पाओगे। तो फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये मैंने दोनों को बताया, जो स्टूडेंट बैच में हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसमें आपको क्या क्या लिख सकते हो और किसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे आपके फर्स्ट से लेके 16 यूनिट तक मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमारा एंशंट प्राचीन के ऊपर है। उसमें देखो क्या करना है। देखो, जो आपका पहला चैप्टर है फर्स्ट यूनिट, वो आपके अर्बन सेंटर के ऊपर है, यानी अर्बन हिस्ट्री। यहाँ से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो यही आता है। वैसे ये क्वेश्चन अभी जून 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो रेयर है, चांसेस इसके कम कि फर्स्ट यूनिट आए, मे बी सेकंड थर्ड फोर्थ आ सकता है। बट अगर यहाँ रिपीट हो जाए, उनकी चॉइस है, तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, अर्बन हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, यानी हम लोग शहर में आए, है ना। तो अर्बन हिस्ट्री आपका वो टाइम है जब हमारे क्या बनी, सिविलाइजेशंस बनी, जब आपकी क्या बनी, सभ्यताएं बनी। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अर्बन हिस्ट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे, यानी लार्ज पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। लार्ज क्या, लार्जर बोल सकते हैं, है ना। लार्जर पॉपुलेशन आपको मिलेगी। ज़्यादातर यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि हम जो हैं रूरल से आपके अर्बनाइजेशन के फेज़ में आए हैं, ये वो टाइम है जब आपके ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका वो टाइम है जहाँ पर जितने भी आपके अर्बन सेंटर हैं वहाँ पर पावरफुल रिच पीपल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो घर बने हुए होते हैं वो किसके बने हुए होंगे, आपके बर्न्ट ब्रिक्स के, यानी पकी हुई ईंटों के आपको घर बने हुए दिखेंगे। ये वो टाइम है जब आपको देखने को मिलता है कि लोगों ने क्या कर दिया, बड़ी मात्रा में ट्रेड, व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब अर्बन सेंटर में आप देखोगे तो अर्बन सेंटर में क्या है, हमें दोनों तरीकों के, यानी जितने लोग रिच हैं उनके भी घर देखने को मिलेंगे, जितने लोग पुअर हैं उनके भी देखने को मिलेंगे। यानी घर अर्बन सेंटर में दोनों के दोनों ही हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्बन हिस्ट्री में क्या देखोगे कि हमारे शहर के अंदर आपको बायर भी मिलेगा और आपको सेलर भी मिलेगा, ठीक है। सोसाइटी में तो भाई ये भी रहते हैं। उसके बाद आपको और कौन मिल सकते हैं, आपके क्राफ्टमैन भी आपको यहाँ मिलेंगे, आपके ट्रेडर यानी जो व्यापार करेंगे, यानी ये सब के सब ही आपके शहरों में रहते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन का फेज देखो कैसे आया, क्योंकि हमने पढ़ा था आपका स्टोन एज, सबने पढ़ा है। तो पाषाण काल में क्या था, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्शन, उत्पादन नहीं था, तो लोग जो है वो पहली बात तो आपके माइग्रेट कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर, टेम्पररी सेटलमेंट थे। बाद में परमानेंट हुआ जब लोगों ने खेती करने की शुरुआत करी थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, मिट्टी के घर बनाए, फिर थोड़ा डेवलप हुआ तो उन्होंने क्या हुआ, आपके कच्ची ईंटें जो होती है उसके घर बनाए। उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें सुधरी, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, मेटल्स अच्छे हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ ना, विकास हुआ। तो यहाँ पर ब्रोंज एज आया और अच्छा हमारा एग्रीकल्चर हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप क्या कर सकते हो, शहर बना सकते हैं। अब वो टाइम है जब हमने बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करा है। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम ट्रेड भी तो करेंगे। और ट्रेड अभी तक हम जो स्टोन एज के रूरल एरिया के टाइम पे था, जो हम नियर अबाउट ही कर रहे थे, अब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका वो फेज़ आता है, जैसे कि अब क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा का जो है वो किसके साथ, मेसोपोटामिया हुआ, इजिप्ट हुआ, चाइना हुआ, इन सभी के साथ इसका ट्रेड लिंक था। ये क्या, व्यापार इन सभी के साथ करते थे और ये चारों आपस में करते थे, ठीक है। जिसके बाद जिसकी कमी है वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। अगर अर्बन हिस्ट्री की हम यहाँ बात करें फर्स्ट चैप्टर में, और क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हम इसमें टोटली यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी, जो समुदाय है, अब यहाँ पर लोग आप देखोगे क्या काम करेंगे, एजुकेशनल भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी मिलेगा। अब यहाँ के लोगों ने आपके रिलीजियस यानी धर्म को फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टोन एज के टाइम पे तो आपको पता था सब लोग नेचर की वर्शिप करते थे। अब आपकी क्रिश्चियनिटी आएगी, इस्लाम रिलीजन आएगा,
यही सारा फेज आएगा। मिलिट्री सिस्टम देखोगे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सब आप देखोगे। अर्बन हिस्ट्री यहाँ पे जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले यहाँ पर किसने रूल किया, आपके पृष्ठ ने। पृष्ठ के बाद आपको यहाँ मिलते हैं किसने रूल किया, राजाओं ने, किंग ने। ये सब लोग मिलेंगे, इन्होंने ही रूल करना शुरू किया, यानी जो इंडिपेंडेंटली जी रहे थे अभी तक, जिसको जो करना था, लेकिन अब क्या है, अब इनकी परमिशन से अब काम चलेंगे। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो अर्बन हिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पर अब ऐसा शहर बना जो आपके प्लान करके बना, ठीक है, प्लान करके पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके बना और कलरफुल बना। अब आप बर्तन भी देखोगे, पोट्री भी हम देखते हैं, तो पोट्री भी आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, कलरफुल मिलेंगी, डिज़ाइन करे हुए मिलेंगी, जो एक टाइम पर सिर्फ नॉर्मली आपकी सिर्फ मिट्टी के बर्तन होते थे, कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, सिर्फ नॉर्मल में। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। फिर और क्या बता सकते हो, देखो मेन क्या है, सिविलाइजेशन बनी तो ये सारे के सारे आपके कहाँ, कोई ना कोई रिवर वैली के पास जाकर सेटल हुए, सबको पता है। हड़प्पा हुआ इंदस रिवर के पास, मेसोपोटामिया हुआ वो आपके यूफ्रेटिस टिग्रिस के पास, और इजिप्ट हुआ ये आपके नाइल रिवर के पास, है ना। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये सब आप बता सकते हो कि अब क्या है, यहाँ पर जो स्टेट है, राज्य है, किस पर बेस्ड है, जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना, लाइक किंग हुए, प्रिस्ट हुए, ट्रेडर्स हुए, अब इनसे चलेगा। अब यहाँ पर जो शहर है उसका जो लिंक है वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन बनेगा लोगों का, ठीक है, ट्रेड होगा तो सबका। और अब क्या है, इस अर्बन हिस्ट्री के टाइम पर हम, और सबसे कॉमन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊं तो आप क्या बता सकते हो इस फर्स्ट चैप्टर में, कि यहाँ पर अब आपको रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। रिकन आपके लिखावट, यानी लिखित कह सकते हैं, लिखित साक्ष्य यहाँ पर अब उपलब्ध है। तो रिटन रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिला, जिससे क्या समझ आता है कि ये वो फेज़ है अर्बन हिस्ट्री जब शहर बना, यानी आपका सिविलाइजेशन का टाइम, यानी कि लोगों को राइटिंग की समझ हो चुकी थी, कि राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था। ये सब कुछ आप फर्स्ट चैप्टर में बता सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए सेकंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो आपके सेकंड यूनिट में क्या है, आपके चैप्टर का नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंशंट सिटी, यानी अभी भी हम प्राचीन शहर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आपके चैप्टर के नाम से ही आपके सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि आपको बताना है अर्ली हिस्टोरिक, देखो एंशंट और अर्ली हिस्टोरिक दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अर्ली हिस्टोरिक सिटी आ जाए तो क्या लिखना है, या एंशंट सिटी क्या होता है तो क्या लिखना है। तो यहाँ पर इसमें सेकंड यूनिट में आपको इसके अप्रोच के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ से अगर आए तो आपको क्या लिखना है, इसमें आपको पता है वही एंशंट के बारे में हमें पूरा बताना है। तो हमें पता है कि इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 2600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये वो टाइम है जब यहाँ पर अर्लीस्ट सिटी, सबसे पहले शहर की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी ये शुरुआत होती है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, इंडस पीरियड के नाम से जानते हो, ठीक है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा है, वही आपको इसके अंदर बताना है। तो ये पूरा आपको कॉन्टिन्यूस जब तक हमारा अर्ली मेडिएवल पीरियड, यानी कि आपके अर्ली मेडिएवल पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है वो 8 से 12 सेंचुरी का होता है। तो यानी 8 सेंचुरी से पहले पहले जितना भी जो टाइम पीरियड था वो आपके एंशिएंट पीरियड का रहा। यहाँ पर आपको हड़प्पा के शहर के बारे में डिवाइड बताना है कि इस वाले चैप्टर में, कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग हड़प्पन के जो शहर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। एक पार्ट में इन्होंने क्या बताया, एक यहाँ पर जो पार्ट है इसमें हम देखते हैं कि वो सेक्शन है कि जिसमें आपके सिटेडल और दूसरा होता है लोअर टाउन, सबको पता है, यही आपको इसके अंदर बताना है। सिटेडल में सबको पता है कि यहाँ पर आपकी जो रिच क्लास है, एरिस्टो क्लास है, वो यहाँ पे रहते हैं, यानी प्रिस्ट रहते हैं, ठीक है। और लोअर टाउन में जितने भी कॉमन पीपल हैं, वर्किंग क्लास है, वो सारे यहाँ पर रहते हैं। और ये आपको पता है सिटेडल जो है ये आपको वेस्ट में देखने को मिलता है और लोअर टाउन ईस्ट में। ये सेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपको इसमें और क्या बता सकते हो कि यहाँ पर आपके इसी पीरियड में हमने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये 2 ऐसी साइट्स हैं जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी।
ठीक है, एक आपके 1921 में, एक आपके 1922 में। किसने डिस्कवर किया था ये सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 1921 में कौन सी साइट और किसने इस्टेब्लिश की थी, और 22 में भी किसने इस्टेब्लिश की थी और कौन सी साइट। जल्दी से सबको कमेंट करना है। आपका और मेरा दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एग्ज़ाम आपका है, बस रिविज़न होने के लिए ये आपको साथ में कमेंट करके बताना है, चाहे वो लाइव अभी कोई देख रहा है या बाद में भी कोई देखेगा इस वीडियो को, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, सबने एक्सप्लोर किया सिंधु नदी के पास, और बहुत सारी साइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ एक तो आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या बता सकते हो अपने सेकंड चैप्टर के अंदर कि हमने यहाँ पर क्या देखा, कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अर्ली स्टोरी के शहरीकरण को पढ़ने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिसमें से आप देखोगे कि हमारा जो फर्स्ट वन है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं वो बेस्ड होता है आपके टेस्ट पे, ठीक है। टेस्ट मतलब यहाँ पर जो कि आपका नरेटिव हो सकता है, नेचर पे डिपेंड हो सकता है, ठीक है। यानी इस टाइम पर एक अय्यर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम है टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट डेक्कन। टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट डेक्कन। तो ये 1-2 चीज़ें आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो बस पूरी बातें नहीं याद करनी, इतनी सी चीज़ें आपको याद करनी है, 2-4 जितना भी आप याद कर सको। और इसी तरीके से बीबी दत्त ने भी टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया, कुछ इस तरीके की किताबें इसमें लिखी गई थी। फिर दूसरा आप देखोगे, दूसरा जो ओवरव्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपके किसके बारे में, ओवरव्यू ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी आपका शहरीकरण और अर्बनाइज्म कब का, अर्ली स्टोरिक पीरियड का। और इसके बारे में हमें किसने बताया, इस समय आपको पता है कुछ भी हम पढ़ते हैं तो वो हमें आर्कियोलॉजिकल तो बताते हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वही आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, या तो फिर आपके इतिहासकार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी है कि इन लोगों ने बताया अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कि किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा है, क्या क्या चीज़ें इन्हें मिली है, वो सब कुछ आप यहाँ देखोगे। थर्ड अगर हम देखते हैं तो आर्कियोलॉजिकल ने जो भी रिसर्च करा है अपने पर्पस से, और जो भी उन्हें अर्ली स्टोरिक पीरियड में यानी एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पर शहरी अर्बनाइजेशन जो देखने को मिला है, तो उन्होंने क्या करा है, पूरा उसको फील्ड सर्वे, ठीक है, पूरी खुदाई करी और फिर जा कर के हमें पता चला है कि आखिरकार आपके एंशंट के समय पर अर्बनाइजेशन कैसा रहा, ठीक है। तो कुछ टेस्ट हो गए, किसी के ओवरव्यू हो गए, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने जहाँ पे सर्वे किया, खुदाई करी, तब जाकर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी आप देखोगे तो चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने आपके टेस्ट प्रोवाइड करें, जिसमें उस टाइम पे इमेजेस आपको किस तरीके की देखने को मिलती है, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। फिर हम और क्या बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें हमें देखने को तो मिलती है, बट कुछ कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इतनी प्रोवाइड नहीं होती। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाटा, क्योंकि हर जगह में इतने ज़्यादा डाटा भी कलेक्ट नहीं हुए ना, जितने हुए उतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई। तो ये सब कुछ आप लोग जब सेकेंड यूनिट से अगर आएगा तब हम इसको बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमें थर्ड में क्या करना है। देखो यूनिट थर्ड अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपका मेडिएवल के बारे में होगा। अभी हमने एंशिएंट के बारे में पढ़ा, तो थर्ड वाले से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अप्रोच होगा कि आपके मध्यकालीन का शहरीकरण कैसा है, उसके अप्रोच वर्ड याद रखना है, इसी के नाम से ही आपका ये चैप्टर होगा। देखो अगर थर्ड यूनिट से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो एक तो जो आपके चैप्टर का नाम है उसी से आता है, नहीं तो फिर ये लोग आपसे 10-10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वो क्या आएगा, वो आ सकता है पोर्चुगीज सिटीज़, है ना, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है और इसके बारे में लिखना है। तो देखो पहले यहाँ पर क्या है, अगर हम मेडिएवल टाउन का अगर आपके एग्ज़ाम में है तो क्या लिख सकते हो उसके बारे में समझो। मेडिएवल के समय पर अगर हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस को जो भी चीज़ें समझ आई कि इस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है, आपका सिटी और टाउन, जो उस समय के इतिहासकारों ने बताया, तो वो भी क्या हुआ अपने टाइम के हिसाब से बदलाव हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। फिर यहाँ पर क्योंकि सबको चेंज तो मिलेगा ही, है ना, बदलाव बहुत कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है, आपके जो मैक्स वेबर है उन्होंने क्या बताया, और उनके अकॉर्डिंग नाम भी याद रखना क्योंकि एक आध हमें हिस्टोरियंस के नेम भी पता होने चाहिए। मैक्स वेबर है, उन्होंने क्या कंसीडर किया कि आपके वेस्टर्न मेडिएवल सिटी जो है वो आपका एज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है आपका सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर हमें इसी तरीके से इसी को इन्होंने तो बताया कि चलो हमारा जो मेडिएवल का वेस्टर्न का जो मेडिएवल सिटी है वो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है, बट वहीं अगर हम बात करें कि इनको क्रिटिसाइज भी किया या इनकी बातों को लेकर मॉरिस दुआब ने यहाँ पर आर्ग्यू भी किया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मेडिएवल टाउन है इसकी शुरुआत में, यानी यहाँ पर हमें सोसाइटी जो देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें फ्यूडल सिस्टम देखने को मिलता है, सामंतवाद। सबने पढ़ा है MHI 1 में फर्स्ट ईयर में, और अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो थे वो थे आपके फर्नेट ब्रॉडल। फर्नेट ब्रॉडल का क्या मानना है, इन्होंने बिलीव किया था कि यहाँ पर अच्छा खासा जो आपके मर्चेंट होते हैं यानी जो व्यापारी होते हैं इनका भी अच्छा खासा क्या कह सकते हैं कंट्रोल है, फंक्शन है, काम है, लाइक पॉलिटिकल में, रिलीजियस हुआ, इकोनॉमिक कंट्रोल, मर्चेंट का भी अच्छा खासा यहाँ पे रोल है। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई। ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, ठीक है, इन्होंने पूरा स्टडी करा और पूरा क्या बताया कि ये पूरा के पूरा प्रोडक्शन को स्टडी किया, उत्पादन, ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमें इसमें लिखना है। बाकी मैंने आपको क्या बताया, बाकी आप लोग ऑब्वियस है, थोड़ा बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, अदरवाइज़ पूरे 40 यूनिट्स में पढ़ाने लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, इतना डिटेल में तो नहीं, बट हाँ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आएगा तो आप क्या कर सकते हो। देखो, मेन बात करते हैं, वो क्या कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से ज़्यादातर वो है 10 मार्क्स का, वो है पोर्चुगीज़। बाकी मेडिएवल का अप्रोच आया तो बता दिया मैंने आपको, तो क्या लिखना है वो आप लोग नोट कर सकते हो। पोर्चुगीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि पोर्चुगीज़ सबको पता है, ये शहर यहाँ पर अच्छा खासा ये इसीलिए आए थे हमारे इंडिया में, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो यूरोप के लोग हैं पूरा पूरा इससे प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। पोर्चुगीज़ के लोगों ने यहाँ पर एक शहर बनाया, सब ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज खोली, आप सभी को पता है कोचीन में हुआ, है ना, गोवा हुआ, ये सब हम फर्स्ट ईयर में पोर्चुगीज़ सब ने पढ़ा है। MHI 1 हो MHI 5 हो, जितने भी यूरोपियंस आए थे उसमें सबसे पहले पोर्चुगीज़ थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर दमन याद रखना, दियो याद रखना। तो इन लोगों का पूरा कंट्रोल रहा इंडिया पे। ठीक है, इस सारी जगहों पे पोर्चुगीज़ जो है, आज आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये किस पर बेस्ड है, आपके टाउन बेस्ड गवर्नमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और इंडिया में इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है वो आप लिख सकते हो, पॉलिस। अगर नाम याद हो जाए तो ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वर्ड क्या है, तो देखो ये ना आपके पॉलिस वर्ड से बना है, यानी कि पॉलिस का मतलब होता है टाउन यानी कि शहर, यानी ये किसको डोनेट करता है, जितने भी फॉरेनर के जो पावर यहाँ पे रूल कर रहे हैं ना, किसके थ्रू, टाउन बनाने के थ्रू। ठीक है, यानी आपके यूरोपियंस हैं, इन्होंने ये क्या गए आपके इंडिया में आ गए, ये इंडिया के लोग हैं, और यहाँ पर आकर क्या करा, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। तो यहाँ पर अब ये है तो हमारा देश ना, लेकिन रूल कौन कर रहा है, सेटअप कौन कर रहा है, कंट्रोल किसका हो गया, इनका। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी फिर इसमें आप बता सकते हो कोचीन में, बाद में गोवा में इन्होंने अपने फैक्ट्री को सेटअप करा। ठीक है, 1505 में कोचीन में किया था, उसके बाद 1530 में इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया था। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ये सब आपको इसके अंदर अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में आपको क्या करना है, मॉडर्न सिटीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, इसको आप लोग खुद रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बार रिपीट नहीं हुआ यहाँ से। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो आपके जो यूनिट 5 है यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, यूनिट 5 से कैसे पता चलेगा, तो याद रखना यूनिट 5 से जो आपसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा आपके अर्ली अर्बैनिज्म कल्चर। ठीक है, तो समझ जाना यूनिट 5 के बारे में पूछा है, आपके इस समय का शहरीकरण का पूरा संस्कृति कैसी थी, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो आपको जब अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर हम अर्ली अर्बनाइजेशन कल्चर की बात करें तो अभी मैंने जो पीछे आपको सारी बातें बताई बस सब कुछ वही लिखना है। अर्बनाइजेशन जो आपका रूरल एरिया से अर्बन की तरफ आप कैसे आए, और आपको उनका पर्सन का नाम याद होगा जिनका नाम था, क्या कह सकते हैं, गॉर्डन चाइल्ड, है ना। तो गॉर्डन चाइल्ड का नाम आपको याद रखना है। एक सेकेंड रुको। तो यूनिट 5 देखो, तो यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि आपके इस समय का अगर हम बात करें कि हमें देखने को मिलता है कि गॉर्डन चाइल्ड आपको याद है, ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, आपके न्यूलिथिक रेवोल्यूशन नवपाषाण क्रांति का टर्म दिया था, जिन्होंने बताया था कि यहीं से खेती की शुरुआत होती है, इसी से लोग जो है एक जगह सेटल होते हैं, ठीक है, यही रीज़न है। तभी लोग सेटल होना शुरू हुए, पॉपुलेशन एक जगह की बढ़ने लगी क्योंकि सबकी इकोनॉमी जो है इसी पे डिपेंड है। तो ये आपको इसके अंदर बताना है। अर्बनाइज्म फिर हमें देखने को क्या मिलता है कि अर्बनाइज्म आपको या तो फिर इस चैप्टर से कल्चर से रिलेटेड आएगा, या पूछ लेंगे अर्बन, अर्बनाइज्म, अर्बनाइजेशन, इसको बताओ, तो भी ये यूनिट 5 ही आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो जो मैंने आपको पूरा पीछे बताया कि हमारा ये पूरा क्या ये फेज़ है, ये आपका वो टाइम है जब हमें देखने को मिलता है कि आपके यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर शुरुआत हो जाती है किसकी, आपके ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की, जो मैंने आपको बताया। और आपका पूरा हड़प्पन फेज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम जो हड़प्पन फेज़ को पढ़ते हैं वो आपका लेटर हड़प्पन कल्चर को पढ़ते हैं, और मैच्योर पढ़ते हैं, है ना, और अर्ली पढ़ते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम अपने पूरे हड़प्पा के फेज़ को कवर अप करते हैं। ये आपको बताना है इस समय के जो लोग हैं वो सेटल कैसे हुए थे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, यहाँ के पॉपुलेशन के ज़्यादातर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किसका काम करते थे, खेती का, ठीक है। इन्होंने क्या क्या सबसे पहले हमें जो क्रॉप्स उगाए थे, बीट और बार्ले, ये सब कुछ आपको पता है। उसके बाद राइस हुआ, लेंटिल्स हुए, है ना, सीसम हुआ, अदर क्रॉप्स हुए, ये सब इन्होंने उगाए। कॉटन भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलती है वो थी, काम कर रही थी एग्रीकल्चर पे। ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सब आप इसमें बता सकते हो। क्लियर हुआ। तो पूरी सोसाइटी इस समय पर क्या थी ये हुआ। और यहाँ पर आप देखते हो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। और कह सकते हैं कि इजिप्ट में देखो, इजिप्ट के नाम, क्योंकि सिविलाइजेशन का फेज़ है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हड़प्पा के बारे में बताना है, इजिप्ट के बारे में भी बताना है। तो यहीं पर अभी आप देखो इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इजिप्ट का नाम लेते ही सबके माइंड में क्या आता है कि यहाँ पर क्या बना होगा, किस क्या कंस्ट्रक्ट हुआ है, पिरामिड। तो पिरामिड हमें देखने को मिलता है ये स्पेशली सिर्फ वहाँ के किंग के लिए होता है, तो कॉमन पीपल के लिए पिरामिड नहीं बनाए जाते थे। ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। फिर इस समय जो आपको याद होगा सील हुए, स्क्रिप्ट हुए, ये सब कुछ मेंशन है, ये सब मिलता है ना आपको। इस समय की चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा की चीज़ें देखिए, सील्स जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो अनडेसिफर्ड है, कि हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते। उस समय के लोग तो ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं बट हम नहीं पढ़ सकते, वो एक बात अलग है। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई। फिर आप देखोगे कि इन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे साइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो तक, कालीबंगन, लोथल, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखने को मिलता है कि इस समय के जो लोग हैं वो मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों के दोनों ही ऑर्नामेंट्स वियर करते थे। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। और यही बात रही कि जो मैंने आपको बताया कि देखो लेटर हड़प्पन फेज़ अगर जब हम पढ़ते हैं तो ये वो फेज़ है जब हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है वो डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। मैच्योर में जो मैंने आपको बताया ये वो समय है जिसमें आप अर्बनाइजेशन, शहरीकरण पढ़ते हो, जिस समय ये शहर बना था, यानी जो बर्न्ड ब्रिक्स बने, आपको ग्रेट बात देखने को मिलता है, जो 90 डिग्री का जो रोड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ये सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इवन आपको हड़प्पा सिटी डिक्लाइन कैसे हुई थी वो भी आपको बताना है 1900 में, ठीक है। तो सारे रीज़न आप लोग इसमें बता सकते हो, ठीक है। बस यही सारा कि हमें यहाँ पे सिमेट्री मिलती है देखने को, ये सब कुछ आपको जो जो याद है सब कुछ यहाँ पर आपको लिखना है ईजिली से, कुछ भी टफ नहीं है। बस हड़प्पा के बारे में अगर अच्छी खासी नॉलेज है तो आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 5 में क्लियर हो गया। चलो
आगे बात करते हैं, देखो यूनिट 6 की बात करते हैं। देखो यूनिट 6 की मैं अगर बात करूँ तो यूनिट 6 में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। आपके इस पूरे जो चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, हड़प्पन के ऊपर है, कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान से समझना है। सब कुछ आपको पता है, बट आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किस क्या टॉपिक आएगा तब क्या लिखना है, क्या पूछेगा तो तब क्या करना है। देखो ये वाला चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि एग्ज़ाम में हड़प्पन सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है और मॉर्फोलॉजी भी पूछेगा, दोनों सेपरेटली भी पूछ सकते हैं और एक साथ भी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछेगा कि हड़प्पन सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे देखने को मिलता है, तो अभी मैंने आपको बताया हड़प्पन सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है कि ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़्यादातर जो सेटलमेंट है हमने देखा कि वो लोग कहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, आपके रिवर वैली है ना। तो ये आप बता सकते हो, इंदस रिवर हुआ है ना, और सतलज हुआ, यमुना हुआ, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। चाहे आपका घाघर हाकड़ा रिवर हुआ, ये आप बता सकते हो। फिर नॉर्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो वहाँ रोपर है, जो कि कौन, ये रोपर आपको कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब में। तो यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। और सोर्तुगाई जो साइट है नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी अफगानिस्तान की साइट है। तो जो जो साइट्स आपको पता है ना वो सब मेंशन करना, कौन सी साइट कहाँ पर मिली ये आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। मोहनजोदारो, हड़प्पा हुआ, राखी गढ़ी हुई, लोथल हुआ, इस सब में आपको अच्छे खासे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करना है। मॉर्फोलॉजी की बात करूँ, मॉर्फोलॉजी की बात है तो इसके अंदर आप लोग क्या बताओगे, वॉल्स के बारे में, किस में कितना स्पेस है, प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ये सब कुछ आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे कि लालीबंगन, सॉरी, यहाँ पर जो कालीबंगन है जो आपके राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्लैक बैंगल्स है ना, वो बैंगल्स के लिए फेमस है, आप सभी को पता है। लोथल में आप देखोगे, लोथल में भी हमें, जिसे हम साइट में, तो वो आपके पोर्ट टाउन हुआ है ना, वहाँ पे हमें यही तो मिलता है। कॉपर का एक डॉग भी मिला था, डॉकी आर्ट सबसे फेमस। लोथल का नाम आते ही सबसे माइंड में पहले सबके ही आता है कि यहाँ पर हमें किस चीज़ का एविडेंस देखने को मिलता है, आपके डॉकी आर्ट का, है ना। तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। धोलावीरा भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि बस इसमें सारी साइट्स के बारे में, किस में क्या चीज़ें मिली थी, ये आपको एक्सप्लेन करना। कहाँ कहाँ पर सिटीडल था, कहाँ कहाँ पर लोअर टाउन था, कहाँ कहाँ पे नहीं था, कौन सी एक ऐसी साइट है जहाँ पे सिटीडल नहीं मिलता है, जल्दी से कमेंट करके सभी मुझे बताएंगे। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। सिटीडल वेस्ट साइड में था, सबसे ज़्यादा पावरफुल वो माना गया था। लोअर टाउन ईस्ट में था, सबसे मतलब पावरफुल वो नहीं था ना, क्योंकि वो कॉमन पीपल वहाँ रहते थे। क्योंकि देखो यहाँ पर मोनार्की सिस्टम तो था नहीं, ओलिगार्ची सिस्टम था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब यहाँ रिपब्लिक इंडिपेंडेंटली घूम रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स, जो प्रिस्ट है, पोप है, उनके अंडर में रहकर ही यहाँ पर चल रहा था। लोथल में जो डॉकयार्ड के बारे में है, मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ बिल्ट हुआ था, ये सारे साइट्स आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है यूनिट 6 के अंदर, ठीक है। देखो आगे बढ़े, देखो यूनिट 7 जो है, चलो यूनिट 6 तो चलो आपके सेटलमेंट के ऊपर है। तो जब आप सारे साइट्स करोगे ना तो आपका फोकस सेटलमेंट, बस्तियों पर होना चाहिए कि कौन सी साइट पर कौन सी बस्ती बनी थी, ठीक है। किस तरीके का घर था, किस तरीके के क्या टाउन बना था, किस तरीके का फोर्ट बना था, वो सब कुछ उसमें लिखना है। लेकिन वहीं अगर मैं आपके यूनिट 7 की बात करूँ ना, तो यूनिट 7 हड़प्पा के ही ऊपर है, लेकिन इस पर जो उसका मेन फोकस है वो इसकी इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन। तो इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन आएगा तो तब आपको सारी साइट करने जाओगे जब, तो आपका फोकस उसकी इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन पे रखना है, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हड़प्पा के टाइम पर आपको देखने को मिलता है, चाहे आपके विंटर का टाइम हो, चाहे आपके समर का टाइम हो, हमें यहाँ पर दोनों लोग देखने को मिलता है कि दोनों के सीज़न में ही यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब चाहे वो कोई सा भी हो टाइम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीज़न के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स यहाँ उगाए जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बर्नट सीड्स, बर्नट सीड के भी हमें एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप बता सकते हो वीट और बार्ले, ये सबको पता है ना, सबसे मेजर क्रॉप्स हैं। उसके बाद मटर हुआ, मस्टर्ड हुआ, सीसम हुआ, ये सब उगाए गए। फिर हमें कॉटन का भी एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि समर में उगाया जाता है। गुजरात में मिलेट्स उगाया जाता है।
हमें यहाँ पर साथ ही साथ राइस चावल के भी एविडेंस मिलते हैं जो समर में, गर्मियों में जिसकी खेती की जाती है। इसके अलावा हमें मिलता है कि यहाँ पर ये लोग फ्रूट्स भी उगाते हैं, ठीक है, चाहे वो डेट्स हो, ग्रेप्स हो, ये सारी चीज़ें जो अच्छी खासी तरीके से जो ग्रो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया, चलो ये तो इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर थोड़ा है, आपको उसमें बताना है कि ये लोग क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन, जानवर को पालतू भी बनाते थे। ये सबने पढ़ा था, हमने बहुत अच्छे खासे तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को इसमें पढ़ा है, डोमेस्टिकेशन करा है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर के पर्पस से सीप हुआ, कैटल्स हुए, ये सारे कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आप लोग इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो हर साइड का आपको याद होना चाहिए, जितना भी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कर सको। ये सब आपको अच्छा खासा बताना है, ठीक है। फिर इस समय इकोनॉमी ऑक्यूपेशन के अलावा एग्रीकल्चर तो समझ आ गया, ये तो आप लोग ईजिली से लिख ही सकते हैं। उसके बाद देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो क्राफ्ट एक्टिविटी भी हमें हड़प्पा के फेज़ में देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ लोग जो एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ये सारे काम भी करते हैं। तो टूल्स और फैसिलिटीज़ की बात है, हड़प्पा के यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अदर काम भी करते हैं, लाइक मेटल वर्किंग, मेटल बनाने का काम करते हैं, बीड्स बनाने के जो काम करते हैं, शेल बनाने के काम करते हैं ना, शेल वर्किंग हुआ, स्टोन वर्किंग हुआ। तो ये सारा कुछ आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर हम जो पत्थरों का, स्टोन का यूज़ करते हैं टूल्स बनाने में, बीड्स बनाने में, सील्स बनाने में, ये सब कुछ ऑब्वियस है वर्किंग लोग काम कर रहे हैं तब हो रहा है ना, अदरवाइज़ कहाँ से होगा। तो ये आपको इस वाले चैप्टर के अंदर लिखना है। फिर और क्या बता सकते हो कि हमें यहाँ पर आपके अच्छे क्वालिटी के जो स्टोन मिलते हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे, जिसको आप किस पत्थर के नाम से जानते हो, आपके कार्निनियन, ठीक है। तो ये बीड्स बनाने के काम आते हैं, और ये आता था आपके गुजरात के साउथ वाले पार्ट से, केम फ्रॉम साउथ गुजरात, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी अदर मटेरियल्स भी देखने को मिलते हैं। मोहनजोदारो के में भी हमें पोट्री प्रोडक्शन के एविडेंस देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर बर्तन बनाए जाते थे, उसको पेंट अच्छा खासा डेकोरेट करके। तो आज आप देखते हो कि पोट्री भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसके थ्रू आज हमें ये पता चलता है कि उस टाइम की जो सभ्यताएँ की जो टाइम पर लोग कैसे रहते थे, क्या क्या यूज़ करते थे, कौन से एनिमल का यूज़ कर, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये लोग इस वाले भी, पोट्री भी हमारा एक मेन सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल सेटलमेंट, छोटी बस्तियाँ भी मिलती हैं, बड़ी बस्तियाँ भी मिलती हैं, जिसके पास जैसा है उस क्लास के अकॉर्डिंग मिलती है। ये सब कुछ आप लोग इस चैप्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दो, आपके कहने पर, आपके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप सभी को इतनी हेल्प होती है। तो आपको बस इतना करना है, चैनल को लाइक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और जितना शेयर कर सको आप सिर्फ सपोर्ट इसी में मुझे कर सकते हैं, है ना। एक लाइक करने में आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और जितने भी इन फ्यूचर यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 2024 में, आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पेड क्लासेस के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है 8882196980, यहाँ पर आप इस बैच से रिगार्डिंग बाकी के अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी अपडेट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर अप कराई जाएंगी। बट चलिए अभी एग्ज़ाम है तो इससे रिलेटेड ही बात कर लेते हैं कि यहाँ से आएगा तब क्या करना है। देखो यूनिट 8 की अगर हम बात करें, अब आपको हड़प्पा की सोसाइटी कैसी है वो बताना है इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ के जो समाज में जो हमें लोग देखने को मिलते हैं, वो अपर क्लास के भी हैं, लोअर क्लास के भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इन लोगों ने घर बनाए थे, तो घरों में आप देखोगे कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता था, जिसमें आप देखोगे एक आपका एंट्रेंस रूम होता था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे जिसको आप ट्रांसिट रूम कहोगे। थर्ड वन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रांसिट रूम, और थर्ड वन होता है आपका टर्मिनल रूम। इस तरीके के हमें यहाँ पर घर जो डोमेस्टिक हाउसेज होते थे ना, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते थे। एंट्रेंस रूम आपको पता है, वो कमरा होता है जहाँ से लोग एंटर करते हैं कमरे में आने के लिए। ट्रांसिट रूम ये वो है जहाँ पर एक मोर देन 1 डोर है ना। और यहाँ पर आप देखोगे एक रूम से दूसरे तक जाना है, तो वो आपको याद रखना है। और टर्मिनल में सिर्फ एक ही सिंगल ही डोर आपको मिलता है। तो हड़प्पा के जो हाउसेज होते थे बहुत सारे, वहाँ पे
मल्टीपल ट्रांसिट रूम और टर्मिनल रूम आपको देखने को मिलते हैं। टर्मिनल रूम आप कह सकते हो इसको आप एज अ बाथिंग रूम, ठीक है। ये आपका क्या होता था, बाथिंग रूम होता था, कोई भी प्राइवेसी वाली चीज़ होगी, या फिर कह सकते हो स्टोर रूम, ठीक है। तो ये स्टोरेज पर्पस के लिए भी ये आपका रूम बनाते थे। ये सब कुछ आपको इसके अंदर बताना है। फिर सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है कि हमें ब्यूरल प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं, ये आप लोग इसके अंदर बता सकते हो। इस समय के जो लोग हैं वो भी नेचर की वर्शिप करते थे सोसाइटी में, तो बात ये भी आएगी ना। और किसकी करते थे, कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से। शिव की, कौन सी वुमेन की, वो सारा कुछ याद, आइडल वर्शिप थी या नहीं। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमें और क्या एविडेंस मिलता है सोसाइटी के अंदर कि यहाँ पर ये लोग ब्रोंज का मिरर यूज़ करते थे, ये हमें फाउंड हुआ है। पोट्री भी आपको फाउंड हुई है। ये सारी बातें सोसाइटी में जो है, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो, ये किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें इस टाइम पर मिली, ठीक है। तो देखो ये वाला ब्लॉक में क्या था ना, अब वो उनकी चॉइस है, दो चैप्टर को एक साथ जोड़कर भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इकोनॉमी भी बताओ, सोसाइटी भी बताओ, तो ये उनके ऊपर चॉइस है। तो आपको हर एक चीज़ हड़प्पा जब पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियस है पूरी टॉपिक की कंप्लीट करके जाओगे। अब वो कहीं से कुछ भी पूछ ले तो आप इजीली से उसको कर पाओ, आपको इतनी कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट 9 की, जो कि है मोहनजोदारो। तो सजेशन दूंगी यूनिट 9 करके जाना। मोहनजोदारो से तो क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है, ठीक है, कि मोहनजोदारो के बारे में लिखिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता ही है, अगर हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ने जाएंगे तो हमें पता है कि ये दो पार्ट में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी ये सिटेडल है और यहाँ पर भी हमें लोअर टाउन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप इसका नाम आए और ग्रेट बात हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपको बताना है। मोहनजोदारो में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो दो कैटेगरीज में बनाई थी, एक था आपका पब्लिक आर्किटेक्चर और दूसरा था डोमेस्टिक हाउस, ठीक है। क्या था, एक था आपका पब्लिक आर्किटेक्चर, तो इन्होंने इस तरीके से बनाया था मोहनजोदारो के लोगों ने, और ये एक था आपका डोमेस्टिक हाउस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पब्लिक आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स आती हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या है, और डोमेस्टिक आपको मतलब कह सकते हैं वही सिटेडल और लोअर टाउन, नाम थोड़ा सा अच्छा सा रख दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। लोअर टाउन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये कहानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप बता सकते हो मोहनजोदारो को किसने और कब। चलो 1922 में सबको पता है कि इसकी खोज किसने की थी, किसने इसको डिस्कवर किया था, कुछ याद आ रहा है, आर.डी. बनर्जी करके, ठीक है। ये सारी कहानी आप इसमें बता सकते हो। यहाँ पर जो हमें घर मिलते हैं ओवल शेप के भी मिलते हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग थी हमें मिलता है कि यहाँ पर आपके दो रो होती हैं, जिसमें और टोटल कितने हमें यहाँ पर दो रो में 8 बाथरूम हमें मिलते हैं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, बुक से थोड़ा देख लेना। सजेशन दूंगी रीड करके जाओ, एक रीड कर लोगे ना, याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक रीड कर लो और ऐसे ऐसे पॉइंट लिख लो, अच्छा हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। और लोअर टाउन में भी आपको ये देखने को मिलता है, अपर टाउन में भी मिलेगा। यहाँ पर जो रूम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाहर के जो कॉरिडोर वाला होता है उसके साथ। नॉर्थ से साउथ एक पूरा बिल्डिंग आपको बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो ये ईस्ट वाला जो पार्ट है ज़्यादातर वो उस तरफ खुलता है जहाँ पे इनके एनिमल्स रहते होंगे। ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। मतलब मोहनजोदारो के पूरे फीचर्स आपको बताने हैं। उसके बाद आप क्या बता सकते हो, मोहनजोदारो का क्राफ्ट प्रोडक्शन, कॉर्टयार्ड तो समझ आ रहा है। ज़्यादातर जो उनका आंगन होता है वो हमेशा नॉर्थ के साइड पर होता है, ठीक है, साउथ में नहीं होता, याद रखना, डायरेक्शन भी वहाँ नहीं होता। फिर आप क्या कर सकते हो, मोहनजोदारो में ये सारी बातों के अलावा आप इसके क्राफ्ट वर्किंग के बारे में बता सकते हो कि मोहनजोदारो में क्राफ्ट वर्क क्या होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल के पीसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं और टूल्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली थी अलग अलग पार्ट में। तो मोहनजोदारो में आप देखोगे कि लोग जो हैं वो क्या काम करते थे, बताओ क्या काम करते थे, कुछ काम करते भी थे।
थोड़ा बहुत वही जो भी हमने पढ़ा, आपका वेट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ब्लेड बना रहे हैं, ये सब तो बताएंगे। और क्या बना रहे हैं, बीड मेकिंग कर रहे हैं, मेटल वर्किंग कर रहे हैं। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में वही काम होगा ना जो करते हुए आ रहे हैं, यही सारा कुछ आपको इसमें लिखना है। बैंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी के लिए तो ये हड़प्पा और मोहनजोदारो आपका फेमस था, यही चीज़ तो आपको बतानी है इसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, पूरा स्ट्रक्चर ये बता देना, और साथ ही साथ क्राफ्ट वर्किंग के बारे में भी बता देना, ठीक है। 2-3 चीज़ें अपनी बुक से भी देख लेना। और कह सकते हो हमें यहाँ पर आपके फाइनेंस के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं, आपके सील कटिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वेट मेकिंग का भी एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सील मेकिंग का भी मिलता है, बताया ना मैंने आपको। तो ये क्राफ्ट वर्किंग भी देखोगे अच्छे खासे लेवल पर, हमें इसका भी एविडेंस मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया? तो ये सेकंड ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया आपका। तो ये सारी बातें किस चैप्टर में क्या क्या कैसे लिख सकते हो, ये मैंने आपको बता दी। देखो ऑब्वियस है, पूरा यूनिट 40 तक तो कवर नहीं करा पाऊंगी, ये 2 पार्ट में मैं कराऊंगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो में अच्छा खासा रहा तो आज इस वीडियो में पूरा एंशिएंट कवर करा दे रही हूँ, तो मेडिएवल और मॉडर्न का भी इसी तरीके से करा दूंगी। अगर आपके इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, 1K से क्रॉस करवाना है, अब ये आपके ऊपर है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो कल ही आपको पार्ट 2 भी इसकी देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको मेडिएवल और मॉडर्न का भी अर्बनाइजेशन बता दूंगी कि अगर यहाँ से आएगा तो किस तरीके से लिखना है। आज के वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली एंशिएंट यानी यूनिट 16 तक का सारा कुछ बता दे रही हूँ। यूनिट 9 तक कर लिया, पहले ही बता दिया, सॉरी पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। यूनिट 16 तक भी कर लोगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब 50 मार्क्स यहीं पे आ जाएंगे। अगर आपने एंशिएंट वाला पार्ट कवर कर लिया तो 50 मार्क्स आपके हाथों में, ठीक है। तो ये क्लास करने के बाद मैंने आपको क्या समझाया, तुरंत जाना है, खुद से पढ़ना है, और 1 से 16 यूनिट को किस तरीके से क्या क्या किस में लिख सकते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छी तरीके से उसे प्रिपेयर कर लो। बाकी जो पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं वो वहाँ से देखो, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्हें पढ़ो, किस तरीके से लिखना है वो सब आप वहाँ देख सकते हो। बाकी जितने भी यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं मैंने आपको बता दिया, अभी मेडिएवल मॉडर्न पर ध्यान मत देना, अभी सिर्फ एंशिएंट को पढ़ो, कल मेडिएवल और मॉडर्न करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं मैम पसंद आएगा तो लाइक तो कर ही देंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप खुद चेक करो कितने कम लाइक्स हैं। वीडियो सब देखते हैं, लाइक कोई नहीं करता। आपको सिर्फ एक काम करना है, लाइक करना और शेयर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ पार्ट 2 मुश्किल होगा। तो चॉइस आपकी है, जितने ज़्यादा आप इस पार्ट 1 को फैला सकें। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं आज की क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस है बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपके लिए भी क्लास तो बनती है, ठीक है, एंड टाइम पर कि हमें कैसे। तो चलो यूनिट 10 की बात करते हैं। अब थर्ड ब्लॉक आ गया आपका। देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, मैं साथ में आपको पॉइंट भी बता रही हूँ एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा। देखो यूनिट 10 की अगर हम बात करें तो आपको इस चैप्टर में पूछा जाता है एमरजेंस के बारे में, यानी कि कैसे बढ़ावा मिला, ठीक है, कैसे शहर बढ़े, वो भी नॉर्थ इंडिया का। मेन पार्ट याद रखना एग्जाम में यही आएगा, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है। तो ये वही पुरानी बातें आपको लिखनी है कि हमारे यहाँ पर जो आपका अर्लीस्ट अर्बन सेंटर है ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ही बढ़ा, इतनी देर से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1900 BC से, यानी आपके हड़प्पा का मैच्योर फेज़ हमें देखने को मिलता है जब इसकी शुरुआत होती है, यानी इंडस वैली, यानी जब सब सारे के सारे इस समय के जो लोग हैं वो कहाँ पर आकर सेटल हुए थे, गंगेटिक वैली के पास, जो कि आपके नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। यहाँ पर हमें अर्ली हिस्टोरिक साइट, बहुत सारे साइट्स, टाउन, शहर, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कम से कम अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पीरियड में बहुत सारी साइट्स हमें मिली, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज भी मिली। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस समय जो शहर का एमरजेंस हुआ उसमें हम देखते हैं कि अराउंड कौन से टाइम पीरियड पे 500 BC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, आपके आयरन टेक्नोलॉजी का हमें टाइम देखने को मिलता है।
फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सोशल चेंज, हमारे समाज में भी तो बदलाव आया। फिर हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर देखा आपके एमरजेंस ऑफ आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को भी यहाँ पर बढ़ावा मिला, ये भी आगे बढ़े, आर्टिस्ट हुए आपके, चाहे ट्रेडर्स हुए, क्राफ्ट गिल्ड हुए, ये सारे लोग, है ना। फिर आपका ये वो फेज़ आता है जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो राइज जो है, यानी सॉरी, दो रिलीजन जो है, ये धर्म जो है, इसको और उदय होता है, यही हुआ। तो यहाँ पर क्या है, फिर आपको किसके बारे में बताना है, रोल ऑफ आयरन टूल। तो सबको पता है कि सबसे बेस्ट टूल था ये आपके अदर मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ये आयरन टूल का जो यूज़ इन्होंने किया था, ये जंगलों को साफ़ करने के लिए किया था, ताकि ये जंगलों को साफ़ करके आपके फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट कर सके। तो इन्होंने इसके लिए किसका यूज़ करा था, आपके आयरन प्लो का, ठीक है, लोहे का जो हल होता है ना, कल्टीवेशन के पर्पस से इसका यूज़ किया था। तो इस जब ये आपका ये मेटल आया 6 सेंचुरी BC का टाइम था, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके खेती में, उसके प्रोडक्शन में बढ़ावा होता है, ठीक है। जब बढ़ावा होगा तो, और क्योंकि अब देखो ये वो टाइम है कि अब बनेंगे फोर्ट पैलेसेस, राजा मोनार्की सिस्टम आएगा, अब किला बनेंगे, वॉल्स बनेंगी, थोड़ा हाई फाई लेवल बढ़ेगा, क्यों, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, पैसे आ गए, अब तो हम अच्छे काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि प्लो को एग्रीकल्चर में यूज़ करा, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का जो सेटलमेंट है, जहाँ पर जो घर थे ना, वो बढ़ते जाएंगे, भाई पैसे आ रहे हैं, अब तो हम अपना घर और अच्छा करेंगे ना। अब क्या है, हमारा जो ट्रेड हम और फैलाएंगे, दूर तक फैलाएंगे। अब हमारे पास, हम जो व्यापार कर रहे हैं वो हम बाय लैंड और बाय सी, समुद्र के द्वारा भी तो करेंगे। तो शिप, वुड, लकड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने फॉरेस्ट को तब क्लियर किया, तो उसमें हमने शिप बनाया, बोट बनाया, ताकि दूर दूर तक हम ट्रेड कर सकें। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। वही बेक्ड ब्रिक्स के घर बने हुए होते थे, पूरे रोड भी है, अच्छा खासा वाइड होता था, ठीक है, वो सारा कुछ बता सकते हो। ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छा खासा मिलेगा, वो भी इस टाइम पर अच्छा खासा डेवलप हुआ था। तो ये सब कुछ आपको इस वाले चैप्टर में लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यूनिट 10। यूनिट 11 भी है, वो सेम चैप्टर ही है, बस अभी तक मैंने आपको नॉर्थ इंडिया पढ़ाया था, अब आपको इसमें साउथ इंडिया के बारे में। तो ऑब्वियस है, जब हमने नॉर्थ इंडिया का एमरजेंस देख लिया है भाई, इसकी आपके सोसाइटी के बारे में देखा है, इस तरीके से आपको साउथ इंडिया के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो, अगर हम साउथ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें 2 ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी एक तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा आपका डेक्कन पार्ट में, जिसमें आज का हमारा कौन कौन सी जगह कह सकते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, और कर्नाटक, और क्या सकता है, आंध्र प्रदेश, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो है आपका तमिलकम वाला। तो अर्ली तमिलकम याद रखना है, जिसमें आप बोल सकते हो कि आपका तमिलनाडु आता है और केरल आता है। तो साउथ इंडिया में इनके शहरों के बारे में आपको बताना। स्टोरियंस ने डेक्कन पार्ट को भी पूरा एनालिस किया और आपके अर्ली तमिलकम वाले एरिया को भी अच्छा खासा एनालिस किया था, इसके बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि स्टोरियंस ने, जो आपका डेक्कन पार्ट वाला है ना, आपको पता है ये वो है जहाँ पर आपकी कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, सातवाहन डायनेस्टी ने। तो यहाँ पर हमें इसमें मिला कि सातवाहन डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया, और इनके बारे में हमें न्यूमिस्मेटिक्स यानी जो कॉइन हुए, आपके शिलालेख यानी एपिग्राफी हुए, इसके एविडेंस मिले। इस समय जो स्टोरियंस ने पूरा बुद्धिस्ट रॉक, जो गुफा केव मिली थी वेस्टर्न डेक्कन पे, उस पर फोकस किया, स्टडी करा, सब कुछ समझा। तो ये सब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डेक्कन पार्ट को इन्होंने बताया, इसकी जो लैंड है आपकी साउथ की विंध्या से लेकर के कृष्णा तुंगा भद्रा बेसिन तक फैला हुआ है। ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं आपके साउथ इंडिया के अर्ली हिस्टोरिकल की बात करूँ कि हमारे, देखो सिंपल भी सिंगल सिंगल आ सकता है, डेक्कन पार्ट भी पूछ लेंगे कि आपको बताना है कि अर्ली हिस्टोरिकल अर्बन सेंटर डेक्कन पार्ट का कैसा है, तो उसको अलग बताना पड़ेगा, और तमिलकम का अलग पूछा जाता है। यही तो बात है कि इस तरीके से इन्होंने आपके MHI 10 को इतना ज़्यादा वास्ट बना दिया है। मान लो आप एक चैप्टर पढ़ के जाओगे तो उसमें से भी वो है कि डेक्कन आएगा या तमिलकम आएगा, तो हाँ आप क्या करोगे, दोनों पढ़ के जाना पड़ेगा।
तो इसीलिए MHI-10 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट कोई बात नहीं। तो देखो डेक्कन पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि हमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। भाई दिख ही रहा है मोनार्की सिस्टम है, लोग यहाँ रूल कर रहे हैं, तो फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर मिलता है कि इन लोगों ने और स्क्रिप्ट का यूज़ भी कर रखा है। फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग बीट्स पोट्री सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, सातवाहन के टाइम पर हो चाहे उससे पहले हो, हमें ये सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ था, सातवाहन ने वेस्टर्न डेक्कन पे पूरा रूल किया था लंबे समय तक, मोनार्की सिस्टम यहाँ स्टैब्लिश हुई थी, बुद्धिज़्म इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय बहुत अच्छा खासा फैल रहा था मौर्यन के टाइम पर, आपको भी अच्छे खासे तरीके से पता है। इसमें हमें मर्चेंट, क्राफ्ट पीपल, फार्मर्स, सारे लोग जो है इन सब का रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शन में मिल जाए। फिर आप क्योंकि अर्बनाइजेशन है ना, तो और क्या बता सकते हो कि हमें इस समय देखने को मिलता है कि इन लोगों ने ब्रिक्स का यूज़ करा है घर बनाने में विद टाइल्स, ठीक है। और टाइल्स किस लिए? रूफ, छत बनाने के लिए, ये आप बता सकते हो, ठीक है। फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है आपके सोपारा में, बारूच में, ये बता सकते हो जगहों के नाम। इंस्क्रिप्शन के सोर्स मिले, ये लोग हंटिंग गैदरिंग का काम भी करते थे। रिलीजियस सेंटर भी है जो जुनार में हमें देखने को मिलता है। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में ज़्यादातर बताना है। इस समय जो हमें इधर जो साइट्स देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर सातवाहन पीरियड पूरा ओवरऑल क्या समझ आया, वेस्टर्न डेक्कन पार्ट में रूल कर रहा था ये, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट लाइक आपके बैंगल्स हुए, रिंग्स हुए, ये सब चीज़ें ये लोग बनाते थे, इस सब के एविडेंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। बस डेक्कन पार्ट में ये बताना है। बट डेक्कन का तो ये हो गया, लेकिन अगर इस चैप्टर में इन्होंने आपसे तमिलकम का पूछ लिया कि तमिलकम में क्या प्रोसेस है आपके पूरे एमरजेंस का, अर्बनाइजेशन का, तब हमें क्या बताना, तो अलग बातें हो जाएंगी। तो तमिलकम आपको पता है एक तमिल कंट्री है जो तमिलनाडु और केरल इसमें आता है, ठीक है। संगम पीरियड याद होगा, सबने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको चेर, चोल और पांड्या डायनेस्टी पढ़ाया था, जिसको हम तमिलकम के नाम से ही जानते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो कम से कम हमें 80 से 90 रॉक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिले, जिसके थ्रू आज हम पूरे तमिलनाडु के जो अलग अलग पार्टों में मिले थे उसके बारे में पढ़ पा रहे हैं। सबसे अच्छा आपका अशोक के रॉक एडिक्ट्स है, बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा। तो चोला डायनेस्टी, पांड्या हुआ, चेर डायनेस्टी हुआ, इन सब ने कैसे कैसे रूल किया, कहाँ कहाँ, वो इन्होंने बताया। साथ ही साथ हमें इस समय आपके रोमन के कॉइन्स भी फाउंड होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तमिलकम में एक ये कम से कम 300 से 500 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर मिलेगा। अच्छे खासे समय तक इन लोगों ने यहाँ पर रूल कर रखा है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। अब इसमें जितने भी क्राफ्टमैन है, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, ब्लैक स्मिथ हो, आर्किटेक्ट हो, स्टोन वर्कर हो, इन सभी ने यहाँ पर अलग अलग जितने भी लोग हैं ये सब कुछ हमें फाउंड हुए थे यहाँ पर। तो देखो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इस चैप्टर से ना सिंगल सिंगल आता है, डेक्कन का अलग आ सकता है, तमिलकम का अलग। तो जब आप पढ़ रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों के इस अकॉर्डिंगली करना कि 10 मार्क्स का हो या 20 के, आप उसके अंदर लिख पाओ। ये सोच कर मत चलना कि एमरजेंस आपका अर्ली सिटी का डेक्कन और तमिलकम का साथ में आएगा तो कम कम ही प्रिपेयर करें, नो, ये सिंगल ज़्यादातर आते हैं अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेकआउट करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिट 12 इतनी बार तो नहीं आया, तो ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, बहुत रेयर आता है। देखो यूनिट 13 के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। यूनिट 12 आप लोग एक बार चेक करके चले जाना। यूनिट 13 की बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम है सिटीज़ इन टेस्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये रिपीट हो जाता है अगर मैं बोलूँ तो देखो सिटीज़ इन टेस्ट में यहाँ पर आपको बताना है तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा। तो सिटीज इन द, जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका अर्थशास्त्र, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, आप तो सब कुछ लिख दोगे। क्यों? किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने मौर्यन डायनेस्टी की इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, एक सिस्टमेटिक वे में पूरा इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर मेंशन किया है। तो अर्थशास्त्र में पूरा चैप्टर में पूरा बताया गया है कि आपके मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर क्या, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर पूरी प्लानिंग, पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा शहर कैसा बना हुआ था, ये सब कुछ इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है। ऑफ आ सिटी, जिसको क्या बोला जाता है, दुर्ग, है ना, एज अ फोर्टिफाइड हाईली प्रोटेक्टेड सेटलमेंट मिलेंगे जहाँ पर राजा लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस है प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत पड़ेगी।
अर्थशास्त्र में ये भी है कि राजा को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने साम्राज्य को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखे, है ना। तो साथ ही साथ किंग के, भाई राजा है, प्रोटेक्शन की नीड होगी, तो पहले से इस पूरी सिक्योरिटी के साथ ही सारा इस तरीके से बनाया गया। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसमें मेंशन है रॉयल रेजिडेंस हमें यहाँ पर मिलेगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, और कुछ सेक्शन जो पृष्ठ रहते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताना है। बट सोसाइटी में अर्थशास्त्र में क्या मेंशन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब लोग रहते थे, और इन्होंने सारा कुछ बताया है। जैसे वैश्य के बारे में बताया कि ये लोग साउथ में रहते थे, शूद्र के बारे में बताया है कि शूद्र जो है ये आपके वेस्ट में रहते थे, क्षत्रियों के बारे में क्या बताया, इनका जो ईस्ट में रहते थे, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये कहाँ रहेंगे, नॉर्थ में। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। बाकी इनका जो फोर्टिफाइड सिटी था, जो दुर्ग निवास है जहाँ पे राजा रहता है, उसके बारे में बता सकते हो कि बहुत रॉयल हाईवे आपको मिलता है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, और कुछ 3 है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाता है। और कम से कम इनके जो महल बने हैं, जो किले हैं फोर्टिफाइड, उसमें कितने 12 गेट आपको मिलते हैं देखने को। पूरे वाटर का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। रोड्स भी अच्छी खासी चौड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है, अर्थशास्त्र में क्या क्या मेंशन। देखो मतलब इस चैप्टर से क्या आएगा कि शहरों के बारे में हमें किस किस टेस्ट में पता चलता है, तो वो चैप्टर के नाम से नहीं आएगा, अर्थशास्त्र आ सकता है, तब आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्या आ सकता है आपका, धर्मसूत्र हुआ, त्रिपिटक हुआ। यहाँ पे ना इस चैप्टर से ज़्यादातर आपके काव्य, इसमें जो मेंशन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आता है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैप्टर से ये काव्य के बारे में देख कर जाना। तो यहाँ पर इस चैप्टर से ज़्यादातर यही चीज़ें रिपीट होती है। तो ये किसने लिखा है, इसको लिख लो, कामसूत्र। 3rd सेंचुरी एडी का टाइम है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर इन्होंने कामसूत्र में मेंशन है पूरा शहर, पूरा जो टाउन है, किस पूरा उसके बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, नगर के बारे में, ठीक है। कौन कौन से मेल फीमेल कितनी कैटेगरीज में क्या रहते हैं, वो सब कुछ इन्होंने इसमें बताया है। इस टेस्ट में इन्होंने ये बताया शहर में, यानी आपके पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने बताया है, और काशी, वाराणसी में कांची हुआ, आपका मथुरा हुआ, इन सारी जगहों के बारे में इन्होंने मेंशन करा है कि यहाँ पे सिटी, टाउन, फोर्टिफिकेशन कैसा रहा, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया कि ड्रिंकिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, म्यूज़िक, डांस, हर ऑक्यूपेशन में किसका क्या फेवरेट है इस शहर में, वो सब कुछ इन्होंने बताया है, ठीक है। तो काव्य में पूरा ग्रेटिफिकेशन मेंशन है, ये सब कुछ आपको बताना है। फिर धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर इस काव्य में और क्या बताया कि यहाँ पर हमें जैसे आपके किंग के बारे में बताया है कि हमें यहाँ पर मर्चेंट, व्यापारी देखने को मिलते हैं। तो ये कि सबका जो काम है वो बताया है। साथ ही साथ हमें शहर में 4 वर्ना सिस्टम भी देखने को मिलता है, ये सब कुछ इसमें बताया। और इसके अकॉर्डिंगली सबका अपना खुद का एक सोशल स्टेटस था, और उसके अकॉर्डिंगली सबकी इनकम थी, वेल्थ मिलते थे। सबसे हाईएस्ट पे ब्राह्मण हैं, ये सबको पता है। ये सारी कहानी आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यूनिट 13 से मैक्सिमम ये रिपीट होता है, अदरवाइज़ मैंने अर्थशास्त्र भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आशा करती हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ेंगे यूनिट 14 की तरफ। देखो यूनिट 14 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपके तक्षशिला वैली के ऊपर है। तो ऑब्वियस है तक्षशिला वैली से जो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना, इसी चैप्टर से आया है, ठीक है। अब वो कुछ भी आ सकता है। तक्षशिला वैली आपको बताना है ये कहाँ पर है, तो पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो। तो याद रखना ये आपकी मुरे हिल्स जो कि ईस्ट में था, ठीक है, और शारदा हिल्स जो कि आपके नॉर्थ में था, और 3rd वन है आपका मरगाला हिल्स जो कि आपका साउथ में था, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है।
अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में इसका जो रूट है वो कनेक्ट था आपके गंगेटिक प्लेन से। ये सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है अगर हम इस चैप्टर को करके गए तो। यहाँ पर जो थे ना आपके कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, सबने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो कनिंघम आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिन्होंने तक्षशिला वैली को सर्वे किया था 1863 से 64 के बीच में, जहाँ पर इन्होंने बताया। और इसके साथ साथ बहुत सारे मतलब मल्टीपल सिटीज़ और फोर्टिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने देखा और बताया कि यहाँ पर इतने बहुत सारे शहर और फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कनिंघम ने आपके तक्षशिला वैली को अच्छे खासे तरीके से पूरा यहाँ पर इसको स्टडी किया और इन्होंने बताया कि इनको यहाँ पर 55 स्तूप देखने को मिलते हैं, 27 मोनास्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, 9 इनको यहाँ पर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से रिविजिट किया था, कब, 1872 से 73, एक कब किया, 1863 से 64 के बीच में। ठीक है, फिर जॉन मार्शल, आपको पता है नेक्स्ट नेम, उनका नाम आपको याद रखना है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल है, इन्होंने क्या करा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये तक्षशिला वैली को समझा पढ़ा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने भी तक्षशिला को यहाँ पर देखा करा, बैटल भी हुआ था यहाँ पर अगर आप सबको याद है। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में बताना है। ठीक है, तक्षशिला वैली से रिलेटेड पढ़कर चले जाना अपने बुक से, सिर्फ एक रीड भी करके चले जाओगे और कुछ कुछ पॉइंट कोशिश करना, जैसे ये सारे पॉइंट है ना, बस आपको यही याद करना है। एक आप जितना हो सके टाइम पीरियड याद कर लो कि कहाँ पे क्या। अर्लीस्ट सिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इसके आसपास, वो है भीर माउंट। देखो भीर माउंट भी 10 मार्क्स में सिंगल पूछ लिया जाता है, इसी चैप्टर का है। तो भीर माउंट एक फोर्टिफिकेशन था जो कि मर्ड ब्रिक से बना हुआ होता था, कच्ची ईंटों से, टिम्बर से बना हुआ होता था, ये आपको बताना है। ये शहर प्लान्ड नहीं था, नॉट प्लान्ड सिटी है अगर हम भीर माउंट की बात करेंगे तो। इसकी जो मोस्ट जो साइड है, स्ट्रीट, लेन, ओपन सर्विस, ड्रेन हुआ, तो ये सब बिल्ड बने हुए थे ना रफ पत्थरों से। ठीक है, तो ये सारी बातें इस भीर माउंट 10 मार्क्स में आ सकता है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो। बाकी तक्षशिला वैली आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। देखो तक्षशिला वैली में प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर कोई सिस्टमैटिक ना सर्वे हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पे 8 साल से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने यहाँ खुदाई करी, सर्च किया, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, हार्डली जो इंटेंशन है वो हमें इतना देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे घर हमें देखने को मिलते हैं, कमरे देखने को मिलते हैं, बट वो क्लियर नहीं है। इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो फोर्टिफिकेशन की उतनी ज़्यादा हमें मिली नहीं, मिली या तो क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, कुछ इस तरीके की बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ये सारा कुछ आपके यूनिट 14 में। आगे बढ़ेंगे यूनिट 15। यूनिट 15 जो हमारा चैप्टर है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड पे है। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो ये आपको इस चैप्टर से करना है। तो पोस्ट गुप्ता के पीरियड के बारे में आपको इसमें बताना है। तो इसमें बहुत सारे साम्राज्य आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपकी चोल डायनेस्टी हुआ, है ना, पाल डायनेस्टी बता सकते हो, प्रतिहार बता सकते हो, और कौन सी डायनेस्टी आती है, ये आई है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इन्हीं लोगों के बीच में तो आपका ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, है ना। तो ये सब बता सकते हो। ये सारे जो किंगडम है इमर्ज होते हैं, अच्छा खासा इन्होंने भी एक्सपेंशन किया, और ये सब आपके साउथ इंडिया में रूल करते हैं ना, यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेगा। इसके बारे में आपको बताना है इसमें। और पोस्ट गुप्ता पीरियड, और हम इसको क्या कहते हैं, इसको आप सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हो। वैसे तो आयरन एज जो है वो आपका पूरा सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज़ होता है। ठीक है, जब से आयरन एज की शुरुआत होती है, याद रखना। यहाँ पर हमें यूपी हुआ, आपका बुलंदशहर, है ना, इन सबों में अच्छा खासा अर्बन सेटलमेंट डेवलप हुआ, विकास हुआ, ये आप लोग इसमें बता सकते हो। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे टेस्ट, ये सारी चीज़ों का एविडेंस हमें मिलता है, मूर्तियाँ मिलती हैं, रिलीजियस मिलता है, आर्किटेक्चर हमें मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते थे, क्या करते थे। ये सारे सोर्सेज भी आप लोग लिख सकते हो। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में अभी मैंने आपको बताया कि तक्षशिला, ये आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट यहाँ पर लोकेटेड है ना। यहाँ पर आपको लार्ज सेटलमेंट के भी एविडेंस मिलते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, है ना। और आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमें फोर्टिफिकेशन मिलता है देखने को। और जो फोर्टिफिकेशन हुआ था वो मैंने अभी आपको बताया, वो मड ब्रिक्स के बने हुए होते थे।
ये आप बता सकते हो। टाइम पीरियड था 10 से 11 सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि 12 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो आपका दिल्ली सल्तनत फिर वो आ जाएगा, तो उतना आगे नहीं जाना हमें। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर से कर सकते हो। अगर यहाँ से आया तो, हर बार नहीं आता, मैं पहले भी बोल रही हूँ, तो बस यही है कि अगर आ गया तो क्या लिख सकते हो ना। हमारा आज का लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री का यूनिट 16। तो यूनिट 16 की अगर मैं बात करूँ तो अर्ली मेडिएवल का अर्बनाइजेशन है, जिसमें एपिग्राफी और टेस्ट के बारे में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो यूनिट 15 और 16 बोलूँ तो करके जाना, इन 5 सालों में इन दोनों चैप्टर से 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो 15 और 16 के नोट्स तो अच्छे खासे प्रिपेयर करके जाओ, मेरी एडवाइस तो आपको यही है। यूनिट 16 की बात करूँ तो यहाँ पर अब हम अर्ली मेडिएवल के एपिग्राफी के बारे में बात करेंगे, और इस समय के जो आपको टेस्ट मिले उसके बारे में बात करेंगे, वो हमें इस चैप्टर में करना है। तो देखो यहाँ से अगर आया तो अर्ली मेडिएवल पीरियड आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टेस्ट बताना है कि किस समय का शहरीकरण का पूरा अर्बनाइजेशन का पैटर्न कैसा रहा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर एपिग्राफी जो है उसने पूरा डिस्क्राइब किया था कि आपके अर्ली मेडिएवल के समय पर टाउन कैसा था, ठीक है। ये लोग जो ट्रेड करते थे उसमें एक्सचेंज कैसे करते थे, वो सारा कुछ, कमर्शियल नेटवर्क इनका कैसा था। और टेस्ट की मैं बात करूँ तो इन्होंने पूरा आपके ट्रैवल अकाउंट के बारे में अर्ली मेडिएवल के पीरियड में बताया। और काव्य लिटरेचर, जो अभी हम पीछे वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके के साहित्य और सेक्युलर टेक्स्ट्स हमें मिलते हैं जो हमें इन शहरों के बारे में बताते हैं। अर्ली मेडिएवल के बारे में सबसे अच्छा आपके एल ब्रूनी का नाम है। तो एल ब्रूनी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, चेक कर लेना। तो एल ब्रूनी की मैं बात करूँ, आपको पता है ये हमारे अच्छे खासे एविडेंस हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, सबको पता है। तो यहाँ पर इनका इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि ये भी एक ट्रैवलर है। इन्होंने भी अर्ली मेडिएवल के समय पर अर्बन सेंटर कैसा था ये आपको यहाँ पर आकर बताया है, ठीक है। तो एक बात कह सकते हैं, अर्ली मेडिएवल है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मुस्लिम्स का पीरियड है। तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो मुस्लिम हिस्टोरियंस ने ज़्यादातर लिखा। पूरे अच्छा खासा इस समय का शहर जो है, सिटी जो है, कितना अच्छा खासा फ्लोरिश हुआ, किन किन रूट पर हुआ, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको ना एविडेंस याद रखने हैं, मतलब सोर्सेज याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक जो स्ट्रीट है, जो यहाँ पर हमें स्ट्रीट देखने को मिलती है, वो अच्छी खासी अरेंज्ड है, वेल प्लान्ड है, और रेक्टेंगुलर चेस बोर्ड सिस्टम हमें इस प्लानिंग में देखने को मिलती है ना। ये बी दत्त के अकॉर्डिंग है, BNS यादव के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो पूरा शहर है अर्ली मेडिएवल के टाइम पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइक आपका जो उज्जैन हुआ है ना, कादम्बरी जो सोर्स है उसमें भी। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा शहर बताया कि किस तरीके से स्ट्रीट हुआ, रोड हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुई, ये सब कुछ इन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अर्ली मेडिएवल में ये चीज़ें आपको ज़्यादातर याद रखनी है। तो जिसमें आपके गुज्जर प्रतिहार हुआ है ना, क्योंकि कन्नौज आपको याद होगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अर्ली मेडिएवल शुरुआत होती है किससे होती है अर्ली मेडिएवल की, जब आपका ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल होता है ना। तो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हमें पता है आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता है। तीनों लड़ रहे होते हैं कन्नौज को पाने के लिए। भाई इसमें भी तो कोई खास बात थी, तभी तो हम चाहते हैं हमें इससे लें, तो वो तो बात की बात है। तो ये सारी बातें आपको इस यूनिट 16 में पढ़ कर जाना है, ठीक है। सोर्सेज आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि बाण भट्ट ने अपनी बुक लिखी थी कादम्बरी, ये तो कुछ याद करने ही पड़ेंगे, जिन्होंने अपनी इस बुक के अंदर पूरे उज्जैन का डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है, ठीक है, नोट कर लो किसमें क्या चीज़ मेंशन है। वो दूसरे जो आपके ट्रैवलर थे हुआनजांग, स्पेलिंग थोड़ी गलत कर ली मैंने शायद, बट कट नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं कट करूँगी तो स्पेलिंग हो जाएगी। तो हुआनजांग की बात करें, इन्होंने भी पूरे पाटलिपुत्र को, यहाँ पर उसको कन्नौज को विजिट करा था हर्षवर्धन काल के टाइम पर, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने अपनी इसको कैपिटल बना ली, बट हर्षवर्धन की डेथ हो जाने के बाद उनके कोई वारिस थी नहीं, तो इसलिए फिर स्ट्रगल चला कन्नौज को पाने के लिए। ये सारा कुछ आपको इसमें बताना है। तो हमने ओवरऑल आपकी
यूनिट फर्स्ट से लेकर के हमने यूनिट 16 तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने इसको एंशंट का पूरा मैंने आपको अर्बनाइजेशन बता दिया है, तो अगर आपने इसको कर लिया तो 50 से 60 मार्क्स आपके इसने में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फिर आधा एग्ज़ाम यहीं पे प्रिपेयर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और पार्ट 2 चाहते हैं देखना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पार्ट 2 में हम सभी मेडिएवल और मॉडर्न को भी देखेंगे कि यहाँ से आएगा तो आप किस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कल ही आपको ये चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उससे पहले आपको 1 से 16 तक फोकस करना है, मेडिएवल मॉडर्न को स्किप कर दो। अभी आपका फोकस सिर्फ इन 16 यूनिट्स पे होना है कि किस में क्या क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, क्योंकि ये भी हमें याद करने की बात होती है क्या चीज़ पूछा है, कौन सा चैप्टर है, क्योंकि सब मिक्सअप है ना। तो फोकस है कि कब इन्होंने अप्रोच पूछा है, कब एमरजेंस पूछा है, कब क्या पूछा है। तो आपको फोकस होना चाहिए कि ये आएगा तो ये पॉइंट मुझे करना है। पूरे क्वेश्चन को याद करने से अच्छा जैसे जैसे मैंने अभी इस क्लास में पॉइंट में लिखा है ना, बस उतनी चीज़ें याद कर लो, बाकी चीज़ें तो आपको खुद भी पता है। आपने MHI 6 का एग्ज़ाम दिया है, 8 का एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट ईयर में MHI 1 का दिया है, 4 का दिया है, 5 का दिया है, सब कुछ वही है। बट अब हमारा फोकस क्या है, अर्बनाइजेशन पे। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जितने भी लोग इनरोलमेंट कराना चाहते हैं 8821969880 इस पर इनरोलमेंट करा सकते हैं। बाकी की अपडेट आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।